एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की हिस्ट्री। इसका इवनिंग शिफ्ट का मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर है, इसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। और इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है। सेम इसी पैटर्न पर, जिस पैटर्न पे ये आपके सामने पेपर में करा रहा हूं, इसी पैटर्न पे आपका मिड टर्म का एग्जाम आएगा। पेपर का लेवल हो सकता है इससे आसान हो सकता है ऐसा ही हो सकता है इससे मुश्किल हो। अब पेपर कैसा बनेगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट जरूर हो सकते हैं। तो इसलिए आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना है। लास्ट मिनट यानी पेपर देने से पहले आप दोनों शिफ्ट के पेपर मैंने करा दिए, मॉर्निंग इवनिंग दोनों को देख जाना, आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को याद जरूर कर लेना क्योंकि रिपीट होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं पेपर में। ठीक है, याद रखना है। और प्लेलिस्ट जरूर देख के जाएं, सारे चैप्टर करा रखे हैं क्योंकि चैप्टर देखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा वन शॉट वीडियो जो है ये देख कर जाना है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में जो वन शॉट बनाई थी सारे क्वेश्चन वहीं से आए थे। इस वीडियो को देख के जाना, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एमसीक्यू वन शॉट बना दी, अगर आपने नहीं देखी तो जल्दी जाके उसको देखो। बाकी ये मैंने मैप की वीडियो पहले ही बना दिया ताकि मैप वाले क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपने सेक्शन ए को। सेक्शन ए में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं जो कि 1 मार्क्स के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई आर्कियोलॉजी मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान 1976, ये जो बुक है इसके लेखक जो है वो कौन है, ये बुक किसने लिखी है। ठीक है, तो ये REM व्हीलर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? REM व्हीलर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह किस ग्रंथ में है। जो बौद्ध मठ मठ जो है उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो रूल्स होते हैं, ठीक है, रूल्स किस में होते हैं? विनय पिटक में। अगर आपने मेरी एमसीक्यू की वीडियो देख रखी है तो उसमें सारे क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने पहले से। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध यूरोपीय लेखक के द्वारा दक्षिण भारत के व्यापार तथा समाज का विस्तृत विवरण मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट, दक्षिण भारत मैंने अभी करवाया था ये क्वेश्चन वीडियो में, दुआर्ते बरबोसा। ठीक है, याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन है, ये आपके सामने एक पिक्चर है, इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखना है और उस बताना है कि ये कहाँ पे, ये आपको कहाँ पे ये था। ठीक है, तो फोर्थ का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हजार राम मंदिर की दीवारों पे ये मूर्ति कला है। ठीक है, हजार राम मंदिर जो है उसकी दीवारों पे है। फिर ये आपका दृष्टिबाधित बच्चों के लिए क्वेश्चन है, समकालीन समकालीन लोगों नाम द्वारा विजयनगर के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समकालीन लोगों नाम द्वारा, थोड़ा सा ये क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, समकालीन लोगों, तो देखते हैं इसके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर जो भी है ये कर्नाटक से रिलेटेड है। ठीक है, कर्नाटक, कर्नाटक साम्राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरना है। डैश नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को हर हिस्से में बांट दिया था ताकि स्तूप बनाए जा सके। अशोकावदान। ठीक है, ये मैंने आपको करा रखा है, इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन है, नाथ जोगी तथा सिद्ध संतों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार आपको करना है और सही विकल्प जो है आपको बताना है। तो नाथ जोगी और सिद्ध संतों के बारे में आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें कौन कौन सा सही है आपको बताना है। ये रूढ़िवादी ब्राह्मणीय साँचे के बाहर थे, बिल्कुल ठीक है, पहला पॉइंट। इनमें बहुत सारे लोग शिल्पी समुदाय के थे, ये भी बिल्कुल ठीक है आपका। और इन्होंने वेदों की सत्ता को चुनौती दी थी, ये भी ठीक है। अपनी लोकप्रियता के कारण इन्होंने शासक वर्ग के प्रशय हासिल कर लिया, ये बिल्कुल गलत है। इतने लोकप्रिय नहीं थे कि, समझ गए ना। तो ये 3 सही है, पहला दूसरा तीसरा। अब आप यहाँ पे देखो, पहला दूसरा तीसरा आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ 2 कथन दिए गए हैं, इसको देखते हैं। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है, वहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। धोलावीरा गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन के लिए होता था। ठीक है, अब इसमें समझते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें दोनों ही सही है। ठीक है, ए भी सही है और आर भी सही है, दोनों सत्य हैं। और आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो इसका पहला ही आंसर हो जाएगा। इन्होंने एक अभियंता, सर्वेक्षक और मानचित्र के कार के रूप में प्रसिद्धि हासिल करी, कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, नाम से ही आपको पता लग गया होगा, 8वें का आंसर क्या हो जाएगा? कॉलिन मैकेंजी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा में वर्णित साल भंजिका की जो मूर्ति थी वो किसका प्रतीक थी। तो ये शांति का प्रतीक थी, प्रेम का प्रतीक थी, शुभ का प्रतीक थी या सौंदर्य का प्रतीक थी? तो ये शुभ का प्रतीक थी। ठीक है, शुभ का। विजयनगर साम्राज्य की प्रगति तथा विस्तार के संदर्भ में दिए गए तथ्यों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कौन सा कथन सत्य नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत आपको पहचानना है। तो देखिए, इस साम्राज्य की स्थापना कृष्णदेव राय ने की थी, ये गलत है। इस साम्राज्य की स्थापना कृष्णदेव राय ने करी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो हरिहर और बुक्का ने करी थी,
ठीक है, तो ये गलत है। कृष्णदेव राय तुलुव वंश से थे, ठीक है, उन्होंने रायचूर दोआब को जीता, ये भी ठीक है। नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी, ये ठीक है, अपनी माता के नाम, माता के लिए इन्होंने करी थी। तो इसमें का तो गलत है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th में का जो है वो बिल्कुल गलत है, बाकी सारे सही है। तो इसमें कौन सा पूछा था, कौन सा सत्य नहीं है, तो आपको बता देना है का जो है वो सत्य नहीं है, ठीक है। ये दूसरी शताब्दी का एक शख्स शासक था, इसने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई। तो अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा या मेरी एमसीक्यू की वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था, जो राजा रुद्रदमन थे इन्होंने क्या करा था, सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने भूमि राजस्व को राजत्व का परिश्रमिक कहा था? किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 12, अगर आपने पढ़ा हो तो अबुल फजल, आपको याद होगा, अबुल फजल के द्वारा ये कहा गया था, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे मैच करना है। अब इसमें क्या है, आप सीधा सीधा देख सकते हो, अ, इधर एक ये एक लिस्ट है, ये दूसरी लिस्ट है, इसमें आपस में इसको क्या करवाना है, मैच करवाना है, और फिर आपको आंसर बताना है। तो देखिए, जैसे मैं मैच करवाता हूँ, जो पेड़ है ये बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति से रिलेटेड है। तो ये पहले का डी हो गया। पहले का डी देखो किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद अगर मैं आपको सारे आंसर बताऊं तो दूसरे का यहाँ पे देखते हैं, रिक्त स्थान जो है ये बी हो जाएगा, बुद्ध के ध्यान की दशा दिखाएगा। चक्र जो है अगर हम तीसरे को देखें तो तीसरे का सी हो जाएगा, ठीक है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम उपदेश जो है वो चक्र से रिलेटेड हो जाएगा। स्तूप, स्तूप जो है ये महापरिनिर्वाण यानी 4 का ए हो जाएगा, ठीक है, 4 का ए हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार मैं ऑप्शन में देख लेता हूँ 4 का ए है या नहीं है। यस, देखो ये यहाँ पे ये हो जाएगा, 4 का ए इसमें है, तो आपका ये खा नहीं होगा, ठीक है। अभी मैंने तुरंत देख लिया था, ये गलत हो जाएगा। हमको सारे मैच करने हैं। 4 का ए मैच करा, ये हो गया, डी हो गया, ठीक है। दूसरे का बी था, ये बी भी हो जाएगा। तीसरे का सी था, ये भी ठीक है। यानी आपका लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अनुप अनुक्त मल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? क्वेश्चन नंबर 14। तो ये तेलुगु भाषा का ग्रंथ है, ठीक है। इसके बाद है, डैश क्षेत्रों में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृत का नाम दिया है, संस्कृति का नाम दिया है। ये हड़प्पा वाले चैप्टर में आपको मिलेगा, ये मैंने करवाया हुआ है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर जो होना चाहिए वो खेतड़ी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये राजस्थान से रिलेटेड है, तो खेतड़ी हो जाएगा। महाभारत ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश जो है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें जो भीष्म पर्व है जिसको भगवत गीता कहा जाता है, ठीक है, ये सबसे उपदेशात्मक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल में फायांस के बने हुए लघु पात्र मिले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 17, ये कालीबंगन में मिले हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने करवा रखा है। दिए गए विकल्पों में से सही आपको चयन करना है, यानी अलवार संतों के एक मुख्य काव्य संकलन डैश का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता है, नल हीरा दिव्य प्रबंधनम। अभी मैंने करवाया आपको ये क्वेश्चन, बिल्कुल देख कर जाना है, सारे क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू में करा रखे हैं। 19वां है कि बर्नियर ने मुगल कालीन कृषि व्यवस्था में निजी जो भूस्वामित्व था इसके जो अभाव था उसको अनुचित बताया था, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको इसमें देखना है। उसने निजी स्वामित्व को राज्य तथा निवासियों के लिए हानिकारक माना। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से देखिए, तो ये सही नहीं है, ठीक है। निजी स्वामित्व को तो वो बढ़िया मानता था। मुगल सम्राट का सारा भूमि पे नियंत्रण नहीं है, ऐसा भी वो नहीं मानता था। उसका कहना था कि मुगल सम्राट पूरी भूमि का मालिक होता है, अपने अमीर लोगों में बांटता है। बर्नियर निजी स्वामित्व के अभाव को उचित मानता था, ये भी गलत है। राजकीय स्वामित्व के कारण भूधारक उत्पादन के स्तर को बनाए रखने में दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन है, ये बिल्कुल सही है। यानी कि बर्नियर ने ये कहा था कि जब जमीन का मालिक सम्राट है, जमीन का मालिक किसान या आम आदमी नहीं है, तो वो क्यों इंटरेस्ट दिखाएगा खेती करने में, मेहनत करने में, ठीक है। तो ये इसने यही कहा था, तो ये ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी, 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री श्वेनतांग ये नगर खंडर में बदल गया था। जब वो आया था उस समय ये नगर खंडर में बदल गया था। तो कौन से इसका आंसर क्या होना चाहिए? ध्यान से देखो एक बार, तो ये पाटलिपुत्र हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें आप ये सारे काट दोगे, क्योंकि पहले उसकी राजधानी होती थी राजगृह, दूसरी बाद में राजधानी बनी पाटलिपुत्र। अब यहाँ पे एक भी जो है ऑप्शन है वो कोई राजधानी नहीं है, बस पाटलिपुत्र है, तो आप ये ऐसे भी बता सकते थे, ठीक है। 21वां क्वेश्चन है कि हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता कब मिली थी? 1976 में मिली थी, ठीक है। अगर आपने इससे पहले शिफ्ट वाला, मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर देखा हो तो वहां पे भी ये क्वेश्चन आ रखा था। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। इसमें देखो 22वां क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑप्शन चॉइस मिल जाता है, 23वां, 24वां, 25वां, 26वां, ठीक है। 27वें में फिर से चॉइस मिल जाती है। तो चलिए एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि पुरातत्वविद ये जानने के लिए क्या
हड़प्पा सभ्यता में रहने वाले लोगों के बीच में सामाजिक आर्थिक भिन्नताएं थी, कौन सी विधियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि उनका जो सामाजिक आर्थिक भिन्नता थी उसके लिए क्या यूज करते हैं, तो वो शवाधानों का अध्ययन करते हैं, मृद भांडों का अध्ययन करते हैं, आभूषण जो मिले हैं उसका भी अध्ययन करते हैं, ठीक है। यानी जो शवाधान जो था उसमें जो भी चीजें मिली हैं, चाहे वो मिट्टी के बर्तन हो या आभूषण मिले हों, ठीक है, उससे उन्हें अंदाजा लग जाता है, क्योंकि जो अमीर व्यक्ति होगा उसकी कब्र में महंगी चीजें होंगी, जो कोई गरीब या आम आदमी रहा होगा उसके कब्र में ज्यादा महंगी चीजें नहीं होंगी, इससे अंदाजा लगा लेते हैं। कुछ शवाधानों में पुरुष और महिलाओं दोनों में आभूषण मिले, इससे ये भी पता लगता है कि दोनों ही आभूषण पहनते होंगे। फिर विलासिता की वस्तुएं जो होती है उसके उपयोग से, जैसे मान लो डेली लाइफ में यूज की जाने वाली वस्तु है, अगर कोई सस्ती वस्तु यूज कर रहा है तो उससे पता लग जाता है कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन कोई बहुत दूर से आने वाली चीजें, दुर्लभ चीजें, मान लो बहुत दुर्लभ है, बहुत महंगी चीज है, ठीक है, जो स्थानीय लेवल पे उपलब्ध नहीं है, अगर कोई ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रहा है जैसे कि फायांस का पात्र, तो इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि ये व्यक्ति अमीर रहा होगा, सक्षम रहा होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप बता सकते थे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के सबूत मिले हैं जिनका प्रयोग विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था, तो आपको बताना है। तो देखिए, दुर्ग की विशिष्ट संरचनाएं जो हैं वो किस काम में आती थी, जैसे कि पहले नंबर पर माल गोदाम, ईंटों से बनी एक बहुत बड़ी संरचना थी, नीचे का हिस्सा खाली होता था जबकि ऊपर लकड़ी का होगा, ठीक है, तो इसलिए ऊपर का हिस्सा नष्ट हो गया होगा। फिर विशाल स्नानागार, ये एक आयताकार, एक स्विमिंग पूल टाइप का मान लीजिए आप इसे, जलाशय था, चारों ओर जाने के लिए एक गलियारा होता था, यानी गैलरी होती थी, नीचे की तरफ जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी चारों तरफ, ठीक है, इससे आराम से नीचे जा सकते थे। अब ये विशाल स्नानागार है, ऐसा माना जाता है कि ये अनुष्ठानिक स्नान के लिए इसका प्रयोग होता था, यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी गया उसमें नहा लिया, जब कोई अनुष्ठान होगा, कोई पूजा पाठ होगा, कुछ विशेष समय होगा, कोई त्योहार होगा, तभी इसका इस्तेमाल किया जाता रहा होगा, ठीक है, ऐसा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अब देखो 3 नंबर के क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े आंसर नहीं लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप समूह यदि आज एक उत्तम अवस्था में है तो इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णय की बड़ी भूमिका है, यानी आज के समय में अगर सांची का स्तूप बचा हुआ है, संरक्षित है, सुरक्षित है, तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छे फैसले लिए गए होंगे तभी वो बच पाया है, ठीक है। तो देखिए, सांची के स्तूप के संरक्षण के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो भोपाल की जो बेगमें थी, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, इन्होंने क्या करा था, इसको संरक्षित करके रखा है, इसको बचा के रखा है, इसके लिए इन्होंने पैसा भी दिया। इन्होंने संग्रहालय बनवाया और उसको वित्त पोषित किया, यानी पैसा उसका खर्चा उठाया। स्तूप के रख रखाव के लिए भी इन्होंने पैसा दिया। अतिथिशाला के लिए इन्होंने अनुदान दिया, ठीक है। जॉन मार्शल की जो पुस्तकें लिखी थी वो बेगम को समर्पित थी। पुस्तक के खंडों के प्रकाशन के लिए भी इन्होंने अनुदान दिया था। फ्रांसीसियों को जो तोरण द्वार था जिसमें वो इंटरेस्टेड थे, वो उसको ले जाना चाहते थे, उन्होंने सेम उसकी प्लास्टर प्रतिकृति बना दी, यानी नकली प्रतिकृति बना के उनको दे दी, जिससे कि असली तो भारत में ही रह गया और नकली उनके हाथ चला गया, तो इस तरीके से बचाया गया। तो आप ये सारे पॉइंट बता सकते थे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके जाना, पेपर में आ सकता है। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक खोज थी, इसको आपको बताना है। तो देखिए, अमर नायक प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सैनिक कमांडर होते थे अमर नायक, किलों पे ये कंट्रोल रखते थे, सेना के ये हेड होते थे। आमतौर पर किसानों के साथ उपजाऊ भूमि की तलाश के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। राय के द्वारा प्रशासन के लिए जो क्षेत्र मिलता था उस पर ये शासन करते थे। किसान, शिल्पकर्मी, व्यापारियों से टैक्स इकट्ठा करते थे, टैक्स का कुछ हिस्सा अपने पास रखते थे रख रखाव के लिए, बाकी कुछ हिस्सा राय को यानी कि शासक को पहुंचा देते थे, ठीक है। अब राजस्व का कुछ हिस्सा अपने खुद के यूज के लिए, घोड़े हाथी के लिए रख लिया करते थे अपने पास। राजस्व का कुछ भाग मंदिर और सिंचाई के रख रखाव के लिए भी यूज में आता था। साल में एक बार राजा को भेंट देने दिया जाता था, उपहार वगैरह दिया जाता था और स्वामी भक्ति दिखाते थे। राजा चाहे तो इनका ट्रांसफर भी कर सकता था, यानी इनको एक क्षेत्र से जो दूसरे क्षेत्र में भेज सकता था। और कुछ ऐसे नायक थे जो स्वतंत्र राज्य भी स्थापित कर चुके थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता को हैरान करने वाली भारत की अनूठी संचार प्रणाली के बारे में बताना है। तो जब इब्न बतूता भारत आया तो संचार प्रणाली को देख के हैरान हो गया। उसने कहा था कि 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी यहाँ पे। एक थी अश्व डाक व्यवस्था जिसको उलुक कहा जाता था, इसमें घोड़े का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें क्या होता था, हर 4 मील पे एक चौकी होती थी, यहाँ पे एक स्वस्थ घोड़ा और स्वस्थ व्यक्ति होता था जो न्यूज को लेकर आगे दूसरी चौकी पे जाता था, फिर आगे वहां से दूसरा व्यक्ति दूसरी चौकी पे जाता था, ये एक प्रोसेस था। फिर दूसरी व्यवस्था जो थी वो पैदल डाक व्यवस्था थी, इसको दावा कहा जाता था। इसमें हर मील में 3 अवस्थान होते थे, 3 रुकने के स्थान होते थे, ठीक है। और मंडप में संदेशवाहक बैठा होता था, पीछे से आने वाली घंटी की जो आवाज होती थी उसको लेकर जो व्यक्ति है वो आगे की तरफ दौड़ता था।
जब तक वो अपने गंतव्य यानी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाता था, वो घंटी को भी बजाता रहता था, ठीक है। और पैदल डाक व्यवस्था जो थी ये काफी तीव्र होती थी, बहुत तेज थी ये। अगला क्वेश्चन है कि अलवार और नैनार परंपराओं की सबसे बड़ी विशिष्टता, इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी, ये आपको बतानी है। देखिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपका, मुझे पता है पेपर है आपके पास, टाइम कम है, डिटेल में देखना है तो मैंने बहुत डिटेल में 3-3 घंटे की वन शॉट वीडियो बना रखी है, ठीक है। वहां पे आप आराम से समझ सकते हो, चैप्टर को देख सकते हो। अभी मैं जल्दी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है। तो अलवार स्त्री भक्त यानी अंडाल थी। इसने इसने क्या करा था, इसने भक्ति गीत लिखे थे जो कि बड़े लेवल पे गाए जाते थे। भगवान विष्णु की भक्त थी, खुद को विष्णु की प्रेयसी मान के यानी प्रेमिका मानकर अपनी भावनाओं को छंद में लिखा करती थी, ठीक है, गाया करती थी, जो आज भी गाए जाते हैं। नैनार स्त्री भक्त की बात करें तो करई काल अम्मैयार थी, भगवान शिव की भक्त थी। इसने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया था। इसकी जो रचनाएं हैं ये आज भी सुरक्षित है, आज भी मतलब इनको फॉलो किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया था, पितृसत्तात्मक समाज को इन्होंने चुनौती दी थी। नेक्स्ट है धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र में चारों जो वर्ण है, ठीक है, इसके लिए जो आदर्श जीविका है उसके नियम जो है वो बताने हैं। तो इसमें जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मणों के लिए अलग बता रखा है, क्षत्रियों के लिए अलग बता रखा है, ठीक है, वैश्य के लिए अलग बता रखा है, और शूद्रों के लिए अलग बता रखा है। जैसे ब्राह्मण का क्या काम था, अध्ययन करना, अध्ययन कराना, वेदों की शिक्षा देना, ठीक है, शिक्षा लेना और शिक्षा देना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना, दान लेना, ये सब इनके काम थे। क्षत्रिय का काम होता था शासन करना, युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा देना, लोगों के साथ न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना। वैश्य का काम था वेद पढ़ना, दान देना, यज्ञ करवाना, ठीक है, कृषि करना, गौ पालन करना, व्यापार करना। और शूद्र का काम था तीनों जो उच्च वर्ण है इन तीनों वर्णों की सेवा करना। अगला क्वेश्चन है कि मनुस्मृति जो है इसमें चांडालों के जो कर्तव्य बता रखे हैं वो बताना है। तो चंडाल जो थे ये गांव के बाहर रहना होता था इनको, जो फेंके हुए बर्तन थे उसका इस्तेमाल करते थे, मरे हुए लोगों के जो कपड़े होते थे, आभूषण होते थे, उसको ये पहनते थे। रात में गांव तथा नगरों में चल फिर नहीं सकते थे क्योंकि अच्छा नहीं माना जाता था इनको। और जो मृत व्यक्ति होते हैं उनका अंतिम संस्कार वगैरह करते थे, ठीक है, वधिक के रूप में काम करते थे। चीनी यात्री फाशियन जो था उसने बताया था कि ये जहाँ पे भी जाते थे तो इनको करताल बजाना होता था, करताल बजा के अपने आने की सूचना देनी होती थी ताकि अन्य लोग जो है इनको देखने के दोष से बच जाए, यानी इनको देख लेना भी बहुत गलत माना जाता था। तो यहाँ पे अपना सेक्शन बी हो जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन सी, इसमें 8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। अब देखो यहाँ पे हर क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, 28, 29, 30 सब में चॉइस मिलेगी, कोई एक कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ इतिहासकारों द्वारा मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना करने के लिए किन स्रोतों का सहारा लिया गया, यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में जो अब जानकारी ली है इतिहासकारों ने जिसके द्वारा मौर्य साम्राज्य का इतिहास लिखा है, तो किस चीज से उन्होंने जानकारी ली है। तो सबसे पहले बात करते हैं पुरातात्विक प्रमाण, जैसे कि उस समय की जो मूर्ति कला मिली है उससे उन्होंने जानकारी ली और लिखा है। फिर रचनाएं, उस समय की रचनाएं, जैसे मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी थी, और कौटिल्य यानी चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी। जैन धर्म के साहित्य हो गए, पौराणिक ग्रंथ हो गए, संस्कृत के ग्रंथ हो गए, ठीक है, या बौद्ध धर्म के ग्रंथ हो गए, ठीक है, इनसे जो जानकारी मिलती है, या अशोक के जो अभिलेख है उससे जो जानकारी मिलती है। फिर उस समय मुद्रा राक्षक जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई थी, शूद्रक की जो मृच कटिकम है, ये कुछ उस समय के ग्रंथ हैं जिससे जानकारी मिल जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रशासन कैसा था, यहाँ पे प्रशासन के लिए प्रमुख 5 राजनीतिक केंद्र होते थे। राजधानी जो थी वो तो पाटलिपुत्र, इसके अलावा 4 प्रांतीय केंद्र थे, तक्षशिला हो जाएगा, उज्जैनी हो जाएगा, तोसली हो जाएगा, स्वर्णगिरी हो जाएगा, ठीक है। इन केंद्रों का चुनाव जो था बड़े ध्यान से किया गया था। तक्षशिला और उज्जैनी जो थे वो लंबी दूरी वाले जो व्यापार मार्ग है वहां पे, कर्नाटक में सोने की खदान थी वो स्वर्णगिरी थी, ठीक है। यानी तक्षशिला उज्जैनी जो है वो व्यापार मार्ग पे स्थित थे, और स्वर्णगिरी जो है वो कर्नाटक में स्थित है। भूमि और नदी दोनों मार्गों से यहाँ पे आना जाना बना रहता था। फिर मेगस्थनीज बताता है कि एक समिति और 6 उपसमितियां वगैरह होती थी, ठीक है। तो पहली जो है वो नौसेना का संचालन करती थी, दूसरी जो है यातायात और खान पान का ध्यान रखती थी, तीसरी जो है पैदल सैनिकों का ध्यान रखती थी, चौथी समिति जो है वो अश्वरोहियों का संचालन करती थी, पांचवी समिति जो है रथ रोहियों का संचालन करती थी, छठी छठी जो समिति थी वो हाथियों का संचालन करती थी। तो इस तरीके से क्या होता था, पूरी व्यवस्था यहाँ पे चलती थी, ठीक है। धम्म के प्रचार के लिए क्या था, महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। आगे चलते हैं। यदि खेती की नई तकनीकों से उपज तो बढ़ गई लेकिन उसके लाभ जो है वो समान नहीं थे, यानी सबको एक बराबर लाभ नहीं मिला।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईस्वी के बीच में उपज बढ़ाने के जो तरीके अपनाए गए थे उसके बारे में आपको बताना है। तो इस समय लोहे की फाल वाले हल का इस्तेमाल करते थे। ये जमीन को ज़्यादा गहराई तक खोद पाते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, अच्छे से उस जमीन की उर्वरता बाहर आती थी, ठीक है, अच्छे से खेती हो पाती थी। गंगा घाटी में पानी था तो वहाँ पे धान की रोपाई होने लग गई थी, ठीक है, क्योंकि गंगा से पानी मिल जाता था। धान के लिए ज़्यादा पानी चाहिए तो वहाँ पे धान की खेती होती थी। पंजाब और राजस्थान में लोहे के फाल वाले हल जो थे वो बाद में शुरू हुए थे 20वीं सदी में। कुएं और तालाबों और नहरों से यहाँ पे पानी जाता था, सिंचाई की जाती थी, ठीक है। ग्रामीण समाज में विभिन्नता, खेती से जुड़े लोगों में कुछ भेदभाव। बौद्ध कथाओं में भूमिहीन जो किसान होते थे, श्रमिक होते थे, छोटे किसान या बड़े जमींदार थे, उसके बारे में जानकारी मिलती है। पाली भाषा में जो गृहपति हैं वो छोटे किसान और जमींदारों को कहा गया था, ठीक है। गृहपति किसको कहा गया था? छोटे किसान और जमींदारों को कहा जाता था। ग्राम प्रधान का पद जो था वो वंशानुगत होता था, यानी पहले ये प्रधान होगा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरीके से। तमिल संगम साहित्य में वेलार और बड़े जमींदार जो हलवाहा या उलवर या दास अनिमई कहलाते थे, इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक ब्राह्मणीय विचारों और मानदंडों का जो अनुसरण होता था वो सब जगह नहीं होता था, ये बताना है। तो बिल्कुल सही। संस्कृत साहित्य में जो कुछ आबादी थी जिन पर सामाजिक गतिविधि और ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं था, ऐसी जानकारी मिलती है। ऐसे उदाहरण है वनों में रहने वाले जो शिकारी लोग थे, संग्राहक लोग थे, जो निषाद वर्ग होता था, एकलव्य जिस वर्ग से था, ये लोग इस चीज को नहीं मानते थे। फिर यायावर जो पशुपालक थे, ये असंस्कृत भाषी थे, मलेक्ष कहलाते थे, ठीक है। सभी राजाओं वैसे तो कहा जाता था कि राजा जो है वो क्षत्रिय होना चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिले हैं जहाँ बहुत सारे राजा हुए हैं जो क्षत्रिय नहीं थे। जैसे वाकाटक हो गए, सातवाहन हो गए, मौर्य हो गए, गुप्त हो गए, शक हो गए, हूण हो गए, कुषाण हो गए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे राजा थे जिसमें क्षत्रिय नहीं थे, फिर भी वो राजा थे। फिर हिडिंबा का भीम से विवाह, ठीक है, हिडिंबा अलग कुल से मानी जाती है, जो सही नहीं था। सातवाहनों द्वारा मात्र सत्तात्मक स्वीकार करना, यानी ये माता के नाम का यूज करते थे, ठीक है, माता मात्र सत्तात्मक समाज था इनका। मातंग नामक चांडाल प्रभावती गुप्त द्वारा दान देना, संपत्ति अर्जित करना, जैसे कि महिलाओं को संपत्ति अर्जित करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे मिलता है। बौद्ध और जैन धर्म के वेदों को ना मानने की प्रवृत्ति। तो यहाँ से क्या पता लगता है कि जो ब्राह्मणों के नियम थे ना वो सब जगह नहीं मानते थे, सब जगह वो नहीं चलते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का विश्लेषण करते समय इतिहासकार किन किन पहलुओं पर विचार करा। तो इन्होंने क्या करा, महाभारत की भाषा जो थी संस्कृत वेदों की तुलना में सरल थी, ठीक है। उपदेशात्मक और आख्यानात्मक विभाजन एकांकी नहीं, उपदेशात्मक अंशों को बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। सामाजिक आचार विहार के मानदंड है। कहने का मतलब है कि महाभारत की जो भाषा है वो संस्कृत वेदों की तुलना में देखें तो सरल मिलती है। संस्कृत वेद बहुत टफ होते थे, इसमें क्या है, उपदेश भी मिलते हैं और इसमें कहानियां भी मिलती है। और उपदेशात्मक अंश जो है वो पहले नहीं थे, इसमें बाद में जोड़े गए थे, ठीक है। आख्यान यानी जो कहानी, आख्यान में क्या होता है, कहानियों का संग्रह होता है, इसमें कहानियां हैं जिससे सामाजिक संदेश मिल रहे हैं हमको। किस प्रकार का ग्रंथ है, अनुष्ठानिक मंत्र हेतु कथा ग्रंथ, हर तरह की चीजें इसमें आपको मिलती है। पाठ को आकार देने वाले विचार हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बाद में जोड़ी गई हैं इसमें, ठीक है। श्रोताओं की मनोवृत्ति का भी ध्यान रखा गया है, यानी महाभारत जो लिखी गई थी, जिनके लिए लिखी गई थी, उसका भी ध्यान इसमें रखा गया है। पाठ्य सामग्री का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि उस समय जो समाज में नियम थे वो आपको इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। फिर 1919 में वीएस सुखतांकर के नेतृत्व में 47 वर्ष लग गए इनको इसका संकलन करने में। हर जगह से इन्होंने क्या करा, जितनी पांडुलिपि थी सारी पांडुलिपि इकट्ठा करी, उसमें जो कॉमन थे, जो भी मतलब श्लोक कॉमन मिले उसको इन्होंने शामिल किया, ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है कि 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन के रूप में उभरा था। खानकाह का सामाजिक जीवन, खानकाह जो थी वो सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु बन गई थी, इसके बारे में बताना है। तो जो सूफी लोग थे, ये इनका कुरान से जुड़ा अपना अलग साहित्य था। सूफी खुद को खानकाह के आसपास स्थापित करा करते थे। खानकाह क्या होता है, खानकाह एक तरह से इनका आश्रम या मठ मान लो। खानकाह जो कंट्रोल होता था वो शेख, पीर या मुर्शिद के हाथ में होता था। यहाँ पे मुरीद यानी अनुयायी जो होते हैं, फॉलोवर्स जो होते हैं, वो उनको भर्ती किया करते थे, ठीक है, वारिस की नियुक्ति करते थे। 12वीं शताब्दी में सूफी सिलसिले यानी इनके पूरे सिलसिले गठित होने लग रहे थे। बहुत अलग अलग तरह के सूफी संत जो थे वो इकट्ठे होने लगे। दीक्षा के अनुष्ठान होते थे यहाँ पे, वचन देना, सिर मुंडवाना,
ठेगड़ी वाले वस्त्र पहनकर रहना, ये सारी चीज़ें की जाती थी। जब कोई पीर होता था उसकी जो मृत्यु हो जाती थी उसके बाद उसकी दरगाह बनाई जाती थी, वहाँ पे जो उसके भक्त होते थे, मुरीद होते थे, वो भक्ति के लिए आते थे यहाँ पे, ठीक है। पीर की बरसी पर दरगाह पर जियारत की प्रथा होती थी। शेख की बलि के रूप में आदर करने की परिपाटी, यानी ईश्वर का मित्र माना जाता था इनको। खानकाह में जीवन, यहाँ पे सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था, क्योंकि यहाँ पे अतिथि रहते थे, उपासना करने वाले लोग रहते थे, ठीक है। यहाँ पे जो शेख का खुद का परिवार, उनके सेवक, उनके अनुयायी रहते थे, लोग यहाँ पे आते थे, ठीक है, इबादत करने के लिए आते थे, ताबीज लेने के लिए आते थे, शेख से मध्यस्थता करवाने के लिए आते थे। अगला क्वेश्चन है, कबीर लगभग 14वीं और 15वीं शताब्दी में उभरने वाले संत कवियों में अप्रितम थे, इनके बारे में बताना है। तो कबीर हो गया, याद करके जाना, कबीर, मीराबाई या फिर नानक जी, इनमें से एक क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है, 8 नंबर में आ सकता है बिल्कुल। जैसे इस बार कबीर आया हुआ है, तो आपके में नानक या मीराबाई में भी पूछा जा सकता है, हो सकता है कबीर भी पूछ ले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कबीर का जन्म जो है काशी में माना जाता है, लेकिन इसका कोई परफेक्ट सबूत नहीं है। कबीर का अर्थ होता है, अरबी शब्द है, यानी कबीर का मतलब महान होता है। कबीर की बानी का संकलन जो है 3 परिपाटियों में किया गया है, जैसे कबीर बीचक हो गया, कबीर ग्रंथावली हो गया और आदि ग्रंथ साहिब हो गया, ठीक है। इनकी रचनाओं की बात करें तो अनेक भाषाओं और बोलियों में है, संत भाषा में रचित है, उलटवासी है, और परम सत्य को वर्णित करने के लिए इन्होंने अलग अलग जो परिपाटी है उसका सहारा लिया है। इन्होंने इस्लाम का भी सहारा लिया है और इन्होंने वेदों का भी सहारा लिया है, वेदांत का, ठीक है। मूर्ति पूजा के विरोधी थे, एक ईश्वरवाद का समर्थन करते थे। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को उधेड़ा है, उनकी जो परंपराएं थी उसको खूब उधेड़ा है। आगे है कि आधुनिक समाज में कबीर की क्या प्रासंगिकता है भी या नहीं है, तो बिल्कुल, क्योंकि धर्म के प्रति उनका जो नजरिया था वो बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष नजरिया था, ठीक है। सामाजिक समानता की बात करते थे, जाति प्रथा का विरोधी थे, अंधविश्वास और आडंबर की बात को नहीं मानते थे, नवीन विचारों का स्वागत करते थे, समाज में लचीलेपन की बात करते थे, व्यक्ति विशेष को महत्व देते थे, व्यक्ति के कर्मों को महत्व देते थे। तो ये पॉइंट आप बता सकते हो। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन डी, जो कि आपका पैसेज वाला होता है। अब ये पैसेज आपके सामने, इसके क्वेश्चन दिखा देता हूँ। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? सेलखड़ी से बनी मोहर। किन पत्थरों को श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर कहा गया था? तो जिनका प्रयोग सालन या तरी बनाने के लिए या जड़ी बूटी तथा मसाला कूटने के लिए किया जाता था ना, उन पत्थरों को सालन कहा गया है, ठीक है। अवतल चक्कियों की क्या विशेषता है? तो ये चक्कियां स्थूल, कठोर और कंकड़ीली होती थी, यानी कंकड़ीली होती थी, बलुआ पत्थर से बनी होती थी, जिसमें आसानी से किसी भी अनाज वगैरह को पीसा जा सकता था। चक्कियों का तल जो था वो उत्तल होता था, ठीक है। सामान्यतः क्या होता है, उत्तल होता था। निश्चित रूप से इनको जमीन में जमा कर रखा जाता था, क्योंकि जमीन में परमानेंट इसको फिक्स कर दिया जाता था, ठीक है, उत्तल जिसे कहा जा रहा है। इसके ऊपर दूसरी चक्की होती थी, उसको हाथ से घुमाया जाता था। नीचे वाली जमीन में फिक्स होती थी, इसलिए वो घूमती नहीं थी। आगे देखो, ये भगवान बुद्ध वाले चैप्टर में से है, इसको देख लेते हैं। महावीर के उपदेशों को उनके शिष्यों में जिस संग्रह में संकलित किया गया था उनके शिष्यों ने, वो आपको बताना है। तो उत्तर ध्यान सूत्र में, ठीक है। इस स्रोत में कौन 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 किसे और क्यों समझा? तो कमलावती नामक एक महारानी है, वो अपने पति को सन्यास के लिए समझा रही है, ठीक है। महारानी कमलावती के अनुसार जीवन में त्याग तथा तपस्या की क्या महत्व है? ये कहती है कि त्याग तपस्या से आत्मीय सुख की प्राप्ति होगी, हम निष्कामी हो जाएंगे, ठीक है, हमारा मन स्वतंत्र हो जाएगा, स्वतंत्र पक्षी की तरह होगा, सांसारिक दबाव मोह माया से दूर हो जाएंगे। अगला देखो, इब्न बतूता द्वारा प्रस्तुत किए गए मौखिक विवरण के बारे में बताना है, ठीक है। तो किसके द्वारा? इब्न जुजाई के द्वारा। या पैसेज देखोगे यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। एक स्थानीय शासक द्वारा क्या आदेश दिया गया? शासक ने यह आदेश दिया था कि इब्न बतूता अपनी यात्रा में देखे गए शहरों तथा अपनी यादों में जो बैठी रोचक घटनाएं थी उसका वृतांत लिखवाए, ठीक है। महान साहित्यकारों और धर्मनिष्ठ संतों के बारे में भी बताएं, जो जो उसने देखा वो बताएं, क्योंकि ये बहुत यात्रा करता था, इसलिए इससे पूछा जाता था। इब्न बतूता, अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता के विवरण कैसे फायदेमंद है? तो इसके जो विवरण थे वो मस्तिष्क, मनोरंजन, कान और आंख को प्रसन्नता देने वाले थे, क्योंकि ये जो नहीं, जहां पे भी जाता था जो भी इंटरेस्टिंग चीज इसको दिखती थी उसके बारे में ये बताता था, ठीक है। अब लास्ट सेक्शन है जो कि आपका 5 नंबर का होता है, ये 5 नंबर का होता है आपका मैप वाला। इसको देख लेते हैं। ये मैप है, इसमें आपको मैसूर बताना है, विजयनगर बताना है, तंजावुर और ये सब बताना है, ठीक है। और ए और बी जो पॉइंट है ये आपको बताने हैं। तो ए और बी देखें तो काशी और अवंती हैं, और यहाँ पे विजयनगर, मैसूर, कांचीपुरम, तंजावुर ये सब दिखा दिया, ठीक है। तो आप यहाँ बता सकते हो।
तो यहाँ पे अपना ये खत्म हो जाता है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, पीडीएफ नोट्स यहाँ मिल जाएंगे, वेबसाइट पे विजिट करके पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पेपर कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं, आसान था, मुश्किल था, एवरेज था, आएगा ऐसा पेपर तो आराम से कर दोगे, नहीं कर पाओगे बताओ कमेंट में।